मुद्दों पर भी चर्चा की गई, खासतौर पर शिक्षा को लेकर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चर्चा करते हुए नजर आए। इस कैबिनेट बैठक में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर भी चर्चा की गई है। सिस्टम में सुधार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीय परीक्षा समेत कई अहम विषयों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए। तो निकाय और पंचायत चुनावों को साथ में कराने पर भी चर्चा की। धान खरीदी की व्यवस्था, बारदाने के सिस्टम पर भी सवाल पूछे गए और कई अहम मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई है और इस बैठक में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीय परीक्षा समेत कई अहम विषयों पर भी चर्चा की गई और फैसले लिए गए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज शुक्ला रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कल कैबिनेट बैठक हुई, बैठक में क्या कुछ अहम रहा? मनोज, आपको आवाज आ रही है? तो साय कैबिनेट की बैठक हुई है। इस बैठक में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और सीएम साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में ये कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में आला अधिकारी सहित तमाम मंत्रीगण भी मौजूद रहे और इस बैठक में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सुधार लाने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीय परीक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने को लेकर चर्चा की गई है और दोनों ही चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से रणनीति भी तैयार की गई। तो क्लास 5 और 8 की परीक्षा पर चर्चा हुई है। कई अहम विषयों पर इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम विष्णुदेव साय ने की। मंगलवार को मंत्रालय के अंदर ये कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में तमाम अधिकारी और कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई। धान खरीदी की व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई है। तो किसानों के मुद्दों को भी कैबिनेट बैठक में उठाया गया। शिक्षा पर जोर दिया गया है। साथ ही साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार लाने को लेकर दिशा निर्देश मंत्रियों को दिए गए हैं। तो सीएम साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में ये कैबिनेट बैठक हुई है और अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज, मंगलवार को सीएम साय की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, इस बैठक में क्या कुछ अहम रहा? श्रुति, आपको बता दूं श्रुति की जो मंगलवार की साय सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई वो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक की हुई और उसमें 7 बड़े फैसले लिए गए। किसानों के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में और हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्र में जो ये माना जा सकता है जो 7 फैसले लिए गए वो काफी महत्वपूर्ण जनता के हित में थे। और किसानों की बात कर ले तो किसानों के लिए काफी कुछ साय सरकार जब से छत्तीसगढ़ में सीएम साय की सरकार बनी है लगातार जो है किसानों के लेकर काफी कुछ घोषणाएं जो है लगातार करते आ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए। जैसे फसलों की खरीदी की बात हो, चाहे वो यहाँ पे खाद के वितरण की प्रणाली की बात हो, तो कई तरह से इनको किसानों के हित में जो है लगातार जो है सरकार काम करती नजर आ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये जो बैठक हुई है कि किसानों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई की शिक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए गए। तो इसलिए ये बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। जी बिल्कुल मनोज, किसानों के मुद्दे को भी इस बैठक में उठाया गया। धान की खरीद फरोख्त को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी क्योंकि आपको बता दूं धान खरीदी के लिए सीएम साय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतें न हो। और आपको एक बात बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले धान खरीदी केंद्र पर सीएम साय खुद गए थे, वहां पर उन्होंने घोषणा भी की। 10,000 रुपए की बात जो है सामने निकल कर आई कि 10,000 रुपया वो लोग धान जैसे बेचते हैं तो उनको पैसे की दिक्कत आती है, उनके खाते में पैसे पहुंचने में थोड़ा समय लग जाता है, तो इसलिए 10,000 रुपए नगद जो है वहां से वो
धान खरीदी केंद्र से भी किसान ले सकते हैं। तो ये इन सब बातों को देखते हुए स्पष्ट नजर आता है कि सीएम साहब किसानों के हित में काफी बड़े फैसले करती आ रही है। जी बिल्कुल, किसानों के क्योंकि लगातार मंत्रालय के द्वारा, सीएम साई के द्वारा किसानों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, ऐसे में किसानों का क्या कुछ इस पूरे फैसले पर कहना है, क्या कुछ प्रतिक्रिया? जी जी, निश्चित रूप से स्थिति की जिस तरह से बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में किसानों के हित में लगातार फैसले ले रही, धान खरीदी केंद्रों पे कहीं कहीं कुछ शिकायतें भी आ रही हैं, धान खरीदी में उनको प्रॉब्लम आ रही, टोकन मिलने में भी कुछ दिक्कतों का सामना हो रहा है। तो ऐसी जगहों पे यहाँ के सीएम साहब के मंत्रिमंडल के लोग खुद स्वयं जाकर जो है वहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, धान खरीदी में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, धान खरीदी में किसी भी तरीके की किसानों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, ऐसे में लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। मनोज, क्योंकि शिक्षा को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को लेकर, सुधार को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं, कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीय परीक्षा समेत कई अहम विषयों पर चर्चा की गई, क्या कुछ फैसले लिए गए? जी श्रुति, आपको बता दें श्रुति की जो 5वीं से लेकर कक्षा 8 की परीक्षाएं होती हैं, बच्चों का वहीं से भविष्य तय होता है, निर्भर करता है उनके भविष्य पर। तो ऐसे में सीएम साहब अपनी संवेदनशीलता के लिए कहा जा सकता है कि कैबिनेट की बैठक में संवेदनशीलता के हिसाब से जो है शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षा पर जो चर्चा हुई, साथ ही साथ उसको केंद्रीकृत करने की बात जो है सामने निकल कर आई। तो इसमें अहम फैसले शिक्षा को लेकर माना जा सकता है कि सीएम साहब शिक्षा को लेकर भी काफी सजग दिख रहे हैं और शिक्षा से ही बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, प्रदेश का विकास होता है। तो ऐसे इन सब बातों को देखते हुए शायद सरकार का ये जो फैसला ये भी काफी अहम माना जा सकता है। शिक्षा को लेकर भी बेहद सजग नजर आए और इस बैठक में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए। बहुत शुक्रिया मनोज आपका, अब बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका विषय। वही राजधानी रायपुर के मुजगहन में पुलिस ने महिला को शराब पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तीनों आरोपी मुजगहन क्षेत्र के कांदुल ग्राम के रहने वाले हैं। तीनों ने महिला को फोन कर बुलाया और उसके बाद शराब पी, इन्होंने फिर जबरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ये घटना 25 नवंबर की बताई जा रही है और अब पुलिस ने इन तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। महिला सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार का घेराव किया जा रहा है। तो राजधानी में शराब पिलाकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों आरोपी मुजगहन क्षेत्र के कांदुल ग्राम के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तीनों ने महिला को फोन करके बुलाया था, फिर उसके साथ शराब पी थी और फिर उसके साथ जबरदस्ती कर उसके साथ दुष्कर्म के वारदात को अंजाम दिया। इस घटना ने सभी का दिल झकझोर दिया है। शराब पिलाकर महिला के साथ इन तीनों दरिंदों ने दरिंदगी की है और अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना 25 नवंबर की बताई जा रही है, जहां राजधानी में सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। पहले महिला को फोन करके बुलाया जाता है, उसके साथ शराब पिलाया जाता है और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तुम्हारे साथ हमारे सहयोगी मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज, क्या कुछ है ये पूरा मामला? बता दूं कि छत्तीसगढ़ में इस समय लगातार जो है अपराध बढ़ता हुआ देखा जा सकता है। सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं, यहाँ पर अब चाकूबाजी की घटना जैसे आम हो चुकी है। राजधानी समेत पूरी प्रदेश में जो है जो अपराध का ग्राफ बढ़ा है और गुंडों बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे। कहीं न कहीं सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान अब कानून व्यवस्था को लेकर पूरे प्रदेश में खड़ा हो रहा है। ऐसे में लगातार जो ऐसा भी नहीं माना जा सकता कि पुलिस की व्यवस्था जो है यहाँ पर चुस्त दुरुस्त नहीं है। राजधानी की बात कर ले, राजधानी में खुद यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लगातार रातों में गश्त पे निकल रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, उनके साथ सारे वरिष्ठ अधिकारी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है ये आपराधिक घटनाओं को रुकना जो है यहाँ पर दिखता नजर नहीं आ रहा है। क्या महिला पहले से ही इन लोगों को जानती थी मनोज? क्या इनकी जान पहचान थी? क्योंकि कहा जा रहा है कि महिला को पहले बुलाया गया फोन करके, उसके बाद उसे शराब पिलाया गया।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल सूची बात कर लेगी। जो मुजगहन थाना क्षेत्र की घटना घटी है, महिला के साथ दुष्कर्म की बात सामने निकल कर आई है। तो महिला पहले से ही आरोपी के पहचान की थी और आरोपी के बुलाने पर महिला गई थी, अपनी स्कूटी वहां पे खड़ी थी। उसके साथ फिर ऑटो में बैठकर वो लोग गए हैं, फिर वहीं बैठकर ये लोग शराब पार्टी किए हैं। उसके बाद जो है महिला के साथ जबरदस्ती गैंग के दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। तो सवाल अब ये उठता है कि जिस हिसाब से कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था कहीं न कहीं जो है अब लगाम से बाहर होता नजर आ रहा है। अपराधियों के हौसले काफी बुलंद है, तभी इस प्रकार की घटना आएगी देखने सुनने की। सिर्फ राजधानी की बात न कर रहे, और जगहों पर भी ये महिलाओं के साथ भी काफी अपराध बढ़े हैं और गुंडे बदमाशों के हौसले निश्चित रूप से बढ़े हुए हैं, जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर सवालिया निशान खड़ी कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं अब अपराध पर लगाम जो है कसते हुए भी नजर आ रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, लेकिन लगाम लग नहीं पा रहा है। प्रदेश की हालत बिल्कुल मनोज, इस पूरे मामले पर, दुष्कर्म के मामले पर अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आगे पुलिस प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करेगी, क्या कुछ जानकारी? प्रशासन लगातार गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई कर रहा है, पुलिस एक्शन मूड में दिख रही, लेकिन उसके बाद घटनाओं का रुकना जो है यहाँ पर दिखता नजर नहीं आ रहा है। कहीं न कहीं आए दिन रोज हत्या, मर्डर, डकैती, लूटपाट की घटनाएं लगातार सामने देखने को मिल रही है। तो इससे पुलिस अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद घटना की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को आड़े हाथों जो है विपक्ष के साथ साथ अब जनता भी लेती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, 24 घंटे के अंदर पुलिस प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई और तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब महिला की स्थिति क्या है और क्या कुछ मेडिकल रिपोर्ट सामने आए मनोज? रुकी आपको बता दूं कि महिला को जो है वहाँ पर वो पुलिस विभाग की तरफ से उनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभी उसका जो है क्या क्या रिपोर्ट है वो सामने अभी नहीं आई है, बात खुलकर सामने। महिला का मामला है, थोड़ा सा जो है पुलिस भी मीडिया को रिपोर्ट देने में आनाकानी करती है, तो इस वजह से इसका खुलासा फिलहाल अभी नहीं हो पाया है। लेकिन आने वाले समय में इसका पूरा खुलासा हो पाएगा कि किस प्रकार से इस घटना को कैसे अंजाम दिया गया अपराधियों द्वारा। और पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और महिला भी अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज जारी है। जल्द ही रिपोर्ट भी सामने आएंगे, उसके बाद कई खुलासे भी। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं महेंद्रगढ़ जिले में नाबालिग से गैंग रेप मामले में 4 आरोपी सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जारी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब वन विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने उपवन क्षेत्रपाल बनवारी सिंह को सस्पेंड कर दिया है। आरोपी जनकपुर वन मंडल मनेंद्रगढ़ में पदस्थ था। यह निलंबन आदेश मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वन वृत्त अंबिकापुर से जारी हुआ। बता दें कि मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर दूर जनकपुर क्षेत्र में जनकपुर क्षेत्र में नाबालिग छात्रा से दरिंदगी का ये मामला सामने आया है। महेंद्रगढ़ का ये पूरा मामला है। जब पीड़िता ने जब इसका विरोध किया तो दरिंदों ने उसका वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। साथ ही ये भी कहा कि अगर इस बात की जानकारी किसी को दोगी तो जान से मार देंगे। जिसके बाद अब मामले पर कार्रवाई भी जारी है। प्रिंसिपल और 2 शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। तो महेंद्रगढ़ का ये पूरा मामला है जहां पर नाबालिग के साथ गैंग रेप किया गया। वहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 246 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक राज्य पुलिस सेवा सहायक संचालक, डिप्टी कलेक्टर, जेल अधीक्षक, राज्य वित्त सेवा अधिकारी जैसे 17 अलग अलग विभाग के पद शामिल है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC का फॉर्म 1 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इस बारे में विभागीय नोटिफिकेशन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में PCS भर्ती का अब नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 246 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं रायपुर के कसडोल शहर के बिल्कुल 1 किलोमीटर के दायरे में पहुंच गए बाघ को वन विभाग ने काबू पा लिया है। यह वाकया
कसडोल शहर से लगे ग्राम कोटा का है। बाघ एक बैटरी निकाल दो एक पेड़ के ढेर में छिप गया था। वन विभाग की टीम पहुंची और बेहद कुशलता से बाघ को रेस्क्यू कर लिया गया है, ट्रैकुलाइज किया गया। ट्रैकुलाइज करने के बाद बाघ कुछ देर तक वो बेहोश था। कुछ देर बाद उसे होश आया और पास ही के एक पेट्रोल पंप पे लेकिन उसे तेजी से बेहोशी आई और फिर से उसे काबू कर लिया गया है। बताया जाता है कि अब बाघ उड़ीसा के रास्ते से पारा पहुंचा था। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बाघ को रेडियो कॉलर लगा दिया गया है। इसके बाद बाघ के मूवमेंट पर भी नजर रखने में आसानी होगी। इसके खून का सैंपल भी लिया गया है। बाघ पूरी तरह से स्वस्थ बताया जा रहा है। वहीं सीएम साई ने इस सफलता के बाद वन विभाग की टीम को बधाई दी है। तो इस बाघ के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था और लोग अपने घर से निकलने से पहले 10 बार सोच रहे थे, कतरा रहे थे। और अब वन विभाग ने सफलतापूर्वक बाघ को अपने कब्जे में ले लिया है, रेस्क्यू कर लिया गया है। रायपुर के कसडौल शहर का ये पूरा मामला, वहां पर वन विभाग ने बाघ पर काबू पाया है, उसे रेस्क्यू कर लिया है और बाघ अभी स्वस्थ बताया जा रहा है। उड़ीसा से ये बाघ रायपुर पहुंचा था। बाघ के गुजर जाने से ग्रामीणों में हड़कंप का माहौल था। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है और इस सफलता के बाद सीएम साई ने भी वन विभाग की टीम को बधाई दी है। तो रायपुर के कसडौल शहर के बिल्कुल 1 किलोमीटर के दायरे में पहुंच गए बाघ को वन विभाग ने अब पकड़ लिया है। ये घटना कसडौल शहर से लगे ग्राम कोटा का बताया जा रहा है। ग्राम कोट का बताया जा रहा है। तो बाघ लगातार छिपा हुआ था। हालांकि वन विभाग के जद्दोजहद के बाद वन विभाग की टीम को यह सफलता मिली है। बाघ पर काबू पा लिया गया है और उसे रेस्क्यू कर लिया गया है। वन विभाग की टीम बेहद कुशलता से बाघ को ट्रैकुलाइज करने में सफल रही है। ट्रैकुलाइज करने के बाद बाघ कुछ देर तक बेहोश रहा। होश आने के बाद वो फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रैकुलाइज का असर लगातार बाघ पर बना होता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। तो अब बाघ पर काबू पा लिया गया है। ग्रामीणों का दहशत अब खत्म हो गया है। बाघ के आ जाने से ग्रामीणों में दहशत था और लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। बताया जा रहा है कि ये बाघ उड़ीसा के रास्ते गांव में पहुंचा था और उसे रेस्क्यू कर लिया गया है वन विभाग की टीम के द्वारा। वन विभाग की टीम को सीएम साई ने भी इस सफलता के लिए बधाई दी है। तो बाघ के घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल था। किसानों को भी खेती करने में परेशानी हो रही थी। तो बाघ का खौफ लगातार रायपुर के इस गांव में बना हुआ था और अब आखिरकार वन विभाग को इस रेस्क्यू में सफलता मिली है। वन विभाग ने बाघ को रेस्क्यू कर लिया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ है ये पूरा मामला? अभ्यारण्य वहाँ पर 8 महीने से लगातार एक बाघ का विचरण देखा गया था। यह बाघ कैसे आया और कैसे अभी तक स्पष्ट नहीं पाया, लेकिन ये बाघिन के चक्कर मैंने खोजने के चक्कर में घूमा था और ये खोजते कल कसडौल से शहर के अंदर घुस गया, जहाँ पर गाँव वालों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी और सूचना के बाद वन विभाग के द्वारा लगातार वहाँ से रायपुर से और बिलासपुर के नंदनवन से गनमैन को बुलाया गया। बड़ी मुश्किल से 9 घंटे के मशक्कत के बाद बाघ को कंट्रोल किया गया। क्या बाघ ने किसी का शिकार भी किया? कोई जानकारी? लगातार यहाँ पर तो ये बाघ 8 महीने से घूम रहा था, तो कई जानवरों को खा चुका था और इससे जब ये इसकी बात को प्रश्न करते करते कसडौल शहर के अंदर घुस गया तो एक खेत में जहाँ पर धान का जहाँ पर था वहाँ पर लुका हुआ था, जो वो बहुत दहशत में था। पूरे दिन से जब वो जंगल से भटक जाता रास्ता, जिसके कारण वहाँ पर बड़ी मुश्किल से उसको वहाँ पर पहले के झुंड में घुस जाने के बाद उसको ट्रैकुलाइज किया गया और उसके बाद ग्रामीणों में 8 महीने से दहशत था, जो कि अब खत्म हो गया है। वन विभाग को सफलता मिल गई है, बाघ को रेस्क्यू कर लिया जा चुका है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इन तमाम जानकारी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भारतीय किसान संघ ने
बारदाने की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया है। जिले के सभी 108 धान खरीदी केंद्रों में खरीदी बंद करा दिया गया है। अपनी मांग को लेकर 1 घंटे तक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। किसानों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से बारदाने की मांग की है। तो लगातार किसानों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। नाराज किसानों ने खरीदी केंद्र पर, धान खरीदी केंद्र पर इस तरीके से प्रदर्शन किया। पहले सांकेतिक प्रदर्शन किया गया, फिर किसान बेहद आक्रोशित भी नजर आए। तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भारतीय किसान संघ ने बारदाने की समस्या को लेकर ये प्रदर्शन किया है। जिले के सभी 108 धान खरीदी केंद्रों में खरीदी बंद करा दिया गया। अपनी मांगों को लेकर 1 घंटे तक सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए किसान नजर आए हैं। किसानों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से बारदाने की मांग भी की है। वहीं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में व्यापारी को डिजिटल अरेस्ट करने का यह मामला सामने आया है। इस मामले में राहत की बात यह रही कि व्यापारी के अवेयर होने के कारण वह ठग के जालसाजी में नहीं आया और उसने इस पूरे मामले का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, जिससे साफ है कि साइबर ठग डिजिटल अरेस्ट कर पीड़ित को मानसिक रूप से पूरी तरह टॉर्चर कर रहे थे, जिससे पीड़ित व्यक्ति कॉल कर रहे आरोपी के चुंगल में फंसकर ठगी का शिकार हो जाता। इस मामले में पुलिस ने भी लोगों को सचेत रहने के साथ ही इस तरीके के कॉल से बचने और ठगी का शिकार होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करने की बात भी कही है। तो डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, हालांकि व्यक्ति के सूझबूझ से वो इस जालसाजी में नहीं फंसा और इस पूरे घटनाक्रम का उसने ये वीडियो भी बनाया है। तो फ्रॉड ने फोन किया था, हालांकि व्यक्ति की सजगता से, जागरूकता के कारण वो ठगों के जालसाज में नहीं फंसा है और पुलिस ने लोगों से भी इस तरीके से अपील की है कि वो सजग रहे, सतर्क रहे। वहीं भिलाई के मां कल्याणी शीतला मंदिर से चोरी का मामला सामने आया। अज्ञात चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर दान पेटी से नकदी और माता के गर्भगृह में रखे सोने के हार पर हाथ साफ कर दिया है। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। चोरी की घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। ये मामला नेवई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर मंदिर में चोरी की गई है। पुलिस चोर की तलाश में लगातार जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो शीतला मंदिर में चोरी का ये पूरा मामला सामने आया है। वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जगह जगह संविधान दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित कर संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। वहीं जिला संयुक्त कार्यालय परिसर में स्थापित बाबा साहेब की मूर्ति धूल और पक्षियों के मलमूत्र से सनी रही, जिसे लेकर लगातार सवाल खड़े किए जाते रहे। बता दें कि 26 नवंबर को पूरे देश में संविधान दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। इस बड़ी चूक के बारे में अपर कलेक्टर को जानकारी भी दी गई है, जिसके बाद संज्ञान लेते हुए उन्होंने कार्यालय अधीक्षक अश्वनी नायक को फटकार लगाई है। इसके बाद देर शाम कार्यालय बंद होने पर अधीक्षक ने कर्मचारी को भेजकर 2 बोतल पानी से प्रतिमा की सफाई भी की है, जिसका वीडियो भी सामने आया। देख सकते हैं किस तरीके से बालोद में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को साफ किया जा रहा है। वहीं भिलाई के नंदिनी रोड पावर हाउस मार्केट में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने 3 छात्रों को ठोकर मारते हुए सड़क किनारे लगी 3 दुकानों को तोड़ते हुए सीधे सीएसपी छावनी ऑफिस में जा घुसा। इस घटना में 4 लोगों को गंभीर चोटें आई है, जिसमें आईटीआई खुर्शीपार की 3 छात्राएं सहित दुकान में बैठे एक बुजुर्ग शामिल है। गंभीर रूप से घायल 2 छात्रों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज जारी है। चश्मदीदों का कहना है कि ट्रक चालक काफी तेज गति में था और लगातार गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो रही थी। इस घटना के चलते क्षेत्र में कुछ देर अफरा तफरी का माहौल भी रहा। छावनी सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि इस पूरी घटना में 4 लोग घायल हुए। कार्यालय की बाउंड्री को भी नुकसान पहुंचाया गया। तो मिनी ट्रक ने 3 छात्रों को टक्कर मारी है और सभी का इलाज अभी अस्पताल में जारी। फिलहाल इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।